क्या हुआ मनोरमा, बोलिए। फ्रीज हो गया है। बात मेरी करिए आवाज आप। आ रही है? आपकी आवाज आ मैं रही है, बात करिए। मैं फिर से जाके आ रही हूँ क्योंकि मेरा जो है स्क्रीन फ्रीज हो गया है। नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शो मनोरमा का है और मनोरमा कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद बाहर हो गई हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे अच्छा अच्छा। कुणाल कामरा। आज चूंकि आज सब्जेक्ट वही है, आज चर्चा में वही है, तो आज हम लोग कुणाल कामरा की बात करेंगे। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन। उन्होंने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, आजकल वो डिप्टी सीएम हैं। जी मनोरमा, संभालिए आप। जी। आपने इंट्रो कर दिया। जी नहीं। मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था। नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र पर नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति पर कर रहे हैं। लेकिन जो संदर्भ है या बहाना जो है कुणाल कामरा का है। कुणाल कामरा जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। और कुणाल कामरा ने एक रविवार को यानी कि कल एक कार्यक्रम किया था। उनका एक वीडियो आया था जिसमें वे एक कविता पढ़ रहे थे और कविता की पहली लाइन थी, थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। ये एक दिल तो पागल एक फिल्म आई थी, उसकी ही पैरोडी पर बिठाया हुआ गाना था। और इसमें जो है एकनाथ शिंदे को संकेत करता हुआ सा ये गाना था। इसमें इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन था इस पूरे गाने में, वो एकनाथ शिंदे की तरफ उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको ये लगा। और उसके बाद जब ये वीडियो आया तो शिव से जो उनका उनका ग्रुप है, उद्धव सॉरी जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, फैक्शन है शिवसेना का। उनके जो खास तौर पर एक लीड कर रहे थे जिनका नाम राहुल कनाल है। राहुल कनाल के साथ जो है वो उन्होंने उस होटल पर जहां पर कि ये वीडियो शूट हुआ था वहां पर हमला किया और उसको वहां पर तोड़ फोड़ की। इसके साथ में कुणाल कामरा को तब से लगातार जो है धमकियां मिल रही हैं। और देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका बयान आया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो है वो उसका सम्मान करते हैं और मेरे पर भी कुछ अगर जोक बनता है तो मैं उसको स्पोर्टिंगली लेता हूँ। कुछ इसी तरह का आशय था उनका। लेकिन किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। इसमें उन्हें एकनाथ शिंदे का अपमान लगा जिसमें कि गद्दार कहा गया है। इसका इस जो पैरोडी है उस पैरोडी में एक तरह से गद्दार कहा गया। कुणाल कामरा ने इसके पहले भी बहुत लोगों पर बहुत नेताओं पर या आज के पॉलिटिकल सिस्टम पर वो लगातार जो है अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं। और इसके कारण एक बार नहीं, इससे पहले भी वो कई बार जो है वो खास तौर पर जो भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए जो भी हैं वैचारिक संगठन, उन सब के या उनके जो फॉलोवर हैं उन सब के निशाने पर वो आते रहे। तो ये कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन इस बार मामला जो है वो इस तरह का हुआ। और कुणाल कामरा पर एफआईआर भी शिवसेना उसी के जो एकनाथ शिंदे ग्रुप के हैं, समूह के हैं, उसमें से किसी ने दर्ज कराई। हालांकि राहुल गांधी को भी इसमें लपेटा गया है। राहुल गांधी को क्यों लपेटा गया इसका आइडिया नहीं है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इधर जो है राहुल कनाल जो है उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। साथ साथ में जो 40 अन्य लोगों के खिलाफ जो तोड़फोड़ और इन सब के लिए मामला दर्ज किया गया है। राहुल कनाल पहले आदित्य ठाकरे के राइट हैंड हुआ करते थे और उन्होंने ही इसको जो स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई है उसको लीड उन्होंने किया है। और जब वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप में थे तो उन पर खिचड़ी घोटाला, कोविड घोटाला और ये सारे मामलों में उनको फंसाया गया था। और या जो भी ये मामले उनके ऊपर बने थे और उनके घर पे छापा पड़ा था। फिर बाद में ये शिंदे गुट में चले आए और उसके बाद इनको जो है क्लीन चिट भी मिली, मतलब इसके वॉशिंग मशीन में वो साफ हो गए।
और उसके साथ जो है इनकी अति सक्रियता इन तमाम मसलों में। नहीं तो इसके पहले वो आदित्य ठाकरे के समूह के हुआ करते थे। इस पर प्रतिक्रिया में जो है खास तौर पर जो उद्धव गुट है, वो खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, इन सब ने जो है कुणाल कामरा के पक्ष में ये सब खड़े हुए हैं। और कुणाल कामरा बल्कि उद्धव ठाकरे ने तो ये कहा कि जो गद्दार है उसको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। इस तरह की बातें जो वो हुई। हम इस मामले के बहाने और चीजों पर बात करना चाहते हैं। एक पहली तो ये है कि कॉमेडियंस पे मामला इस तरह से उनको सत्ता का जो कोप भाजन बढ़ना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। और जो मुख्य रूप से जिन जिन पर इससे पहले हुआ था, मुनव्वर फारूकी का मामला था, उन पर भी मुकदमा किया गया था। कुणाल कामरा पे इससे पहले किया जा चुका है। एक बार 2020 में उनका तो एक अर्नब गोस्वामी के साथ एक मामला हुआ था, जो फ्लाइट में वो उसको टोक रहे थे और उसके बाद फिर इसके लिए एयरलाइंस ने ही उनको कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया था। तो ये हुआ था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है अवमानना का मामला जो है वो जारी हुआ था, नोटिस जारी हुआ था, और अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं आया, ये पहले से चल रहा है 2020 का। फिर वीर दास हैं, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन पर भी हुआ था। अग्रिम जोशुआ हैं, उन पर हुआ था। अदिति मित्तल पे हुआ था। इसके अलावा अमरजोत सिंह है, नेविल शाह है, वरुण ग्रोवर है। इन तमाम लोगों पर जो है वो जो है मामला इनके ऊपर दर्ज किया गया था। और ज्यादातर पे जो मामला है वो आईपीसी की धारा 295A मतलब धार्मिक भावनाएं आहत करना, और 124A यानी कि देशद्रोह, इसके तहत ये मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो ये है इस तरह की जो है। तब जबकि हम लोग लगातार दूसरी तरफ में अभिव्यक्ति के इंडेक्स पे और इन सब पे जब भारत का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम लगातार पीछे हैं। चाहे प्रेस स्वतंत्रता के मामले में हो, भारत निचले पायदान में आता है। 185 देशों के इसमें शायद 149 भारत का स्थान है। और डेमोक्रेसी के भी जो पैरामीटर्स होते हैं, उन तमाम मामलों में पैरामीटर्स पे हम लगातार नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। तो ये अपने आप में एक टिप्पणी है। तब जबकि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था अमेरिकन पॉडकास्टर को, और वहां पे उन्होंने ये कहा था कि आलोचना जो है मुझे मजबूत बनाता है, मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ। उसके बावजूद आलोचनाओं को लेकर इस तरह से है। दूसरी बात ये भी है कि भाजपा के लिए जो ये वक्त है, ये भी एक मतलब इस पर हम चर्चा की जा सकती है कि लगातार जो है उनका नैरेटिव जिस जिस चीजों से खड़ा हो रहा है, वो सारे नैरेटिव एक एक करके ध्वस्त हो रहे हैं। चाहे वो लगातार सांप्रदायिक दंगे भड़काना हो, लेकिन वो दंगे उस तरह से भड़क नहीं पा रहे। ना हिंदू भड़क रहे हैं, ना मुसलमान भड़क रहे हैं। एक बड़ा तबका जो एक कोई कुछ बहुत बड़ी घटना, अप्रिय बड़ी घटना, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। लगातार भड़काऊ मामलों को उकसाने के बावजूद भी एक ग्रोक था आईटी सेल के सारे जो है उसको उन्होंने वो ध्वस्त करने में लगा। हालांकि अगर ग्रोक से आज मैंने पूछा कि महाराष्ट्र का गद्दार नेता कौन है, तो ग्रोक ने दोनों आंसर दिया। एक तो ये भी दिया कि एक नाथ शिंदे है, दूसरा उद्धव ठाकरे भी दिया। बोला कि ये डिपेंड करता है कि आप किसके साइड में हैं। अगर आप उस साइड में हैं तो आपके लिए गद्दार जो है वो एक नाथ शिंदे है, और आप अगर इधर है तो आपके, क्योंकि उद्धव ठाकरे को इसलिए गद्दार क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के मसले पर नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो गद्दार है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था। तो ये चीज भी है। तो ग्रोक भी जो है लगातार आईटी सेल के तमाम जो है दावे को चुनौती दे रहा है और उसको ध्वस्त कर रहा है। इधर इतने मेहनत से देश की पूरी मीडिया राजनीति खड़ा करके सुशांत सिंह की आत्महत्या को हत्या बनाने की कोशिश की गई, और रिया चक्रवर्ती को लेकर जिस तरह का षड्यंत्र और जिस तरह की राजनीति खड़ी की गई, बिहार का इलेक्शन उस पर लड़ा गया, महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की कोशिश की गई, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा करके उसको ध्वस्त कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो साथ के साथ चल रही हैं। तो क्या मतलब और उसके बाद से ये इस तरह के स्टैंड अप कॉमेडी में भी जो आ रही है, लगातार हमने जाकर के उनके चैनल पर देखा, मिलियंस में व्यूज हैं, और लोग ना सिर्फ उसको समर्थन दे रहे हैं बल्कि लोग पैसे भी दे रहे हैं। मतलब लगातार पैसा डोनेट कर रहे हैं उस वीडियो पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरा का पूरा जो है समर्थन इस डिसेंट के वॉइस को, जहां की सत्ता की आलोचना होती है वो। और कुणाल कामरा ने भी फिर अपने एक्स हैंडल पर संविधान के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई है
और उसके साथ एक छोटा सा कैप्शन लिखा है, आई थिंक द वे फॉरवर्ड करके है, मतलब कि आगे का रास्ता यही है संविधान के साथ। तो उन्होंने एक तरह से बड़ा जवाब भी दिया है, और उनको जो धमकियां मिली उस पर भी उनकी जो है कॉमेडी की तरह से हुआ। जब उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ हो, शिव सैनिक उनसे फोन करके पूछ रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं तमिलनाडु में हूँ, आकर पकड़ लो। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर भी उन्होंने जो है एक कॉमेडी में ही जवाब दी। हालांकि है वो मुंबई में जन्मे हैं, मुंबई में पले बढ़े हैं, और मुंबई में ही ज्यादातर उनका जो है, उन्हें देश दुनिया सब जगह बुलाया जाता है, लेकिन मुंबई उनका बेस है। तो आज हम इसी सब पर बात करेंगे कि ये जो है जो कामरा की कॉमेडी है उससे भाजपा, बीजेपी, शिंदे की सेना बेहाल है, तोड़फोड़ पे उतरी है, और क्या है, क्या ये इतनी असहज कर देने वाली कॉमेडी है? इस तरह की भाषा शैली जो है, इस बल्कि कॉमेडी तो हमेशा से होती आई है। अगर याद हो 2014 से पहले लगातार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और तमाम चीजों को लेकर के, बल्कि भाजपा ने उसका जो है स्तरहीन किया। और उसके पहले के तमाम कॉमेडियंस आप देखिए, राजू श्रीवास्तव आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन राजू श्रीवास्तव कैसे अपने, वो तो विलासराव देशमुख के सामने विलासराव देशमुख की कॉमेडी कर, मतलब उनकी पैरोडी करते थे, और विलासराव देशमुख हंसते थे। ये महाराष्ट्र हुआ करता था एक टाइम पे। और राजू श्रीवास्तव इसके कारण किस तरह से, और बाद में राजू श्रीवास्तव किस तरह से भक्त हुए, मोदी भक्त हुए, कि उसके बाद से वो इस दूसरी तरफ की मोदी की आलोचना में किसी भी चीज को लेके वो उसकी हंसी उड़ाने लगते थे या उसकी कटु आलोचना करने लगते थे, जबकि वो एक उम्दा कलाकार रहे हैं। तो हमने देखा है कि इसके बाद से शेखर सुमन को देख लीजिए, शेखर सुमन किस तरह से मोदी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इन तमाम को लेकर के उनकी मूवर्स एंड शेकर्स आया करती थी, जिसमें कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन बाद में किस तरह से उन्होंने अपना कॉमेडी को लेकर उनकी चुप्पी हो गई, कॉमेडी खत्म हो गई उनकी। तो ऐसे कुछ लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं वो लगातार निशाने पर आते रहे हैं। तो इन सब पे हम बात करते हैं। हमारे मेहमान हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं। विनय ठाकुर हमारे साथ हैं, श्रीकाल के साथी संपादक। हमारे साथ हेमंत जी हैं, हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ संजीव चंदन है, संजीव चंदन श्रीकाल के संपादक। और हमारे साथ मनीष शर्मा है, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार। तो हम आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज सबसे पहले टिप्पणी संजीव जी आपसे ही लेते हैं आज की। इस पूरे मामले पर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हम कोई क्रांतिकारी मान करके नहीं चल रहे हैं कुणाल कामरा को कि, लेकिन हाँ वो लगातार सक्रिय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, मतलब जो भी सत्ता रही है, अभी मैंने वो वीडियो नहीं देखा है कि उन्होंने, लेकिन उनकी कॉमेडी का करियर उनका लंबा है, तो जरूर सत्ता के खिलाफ में बोलते रहे हैं, या मतलब अपनी कॉमेडी से उस पर टिप्पणी करते रहे। तो तमाम चीजों जो अंधभक्ति है, इस तरह के मसलों पर भी उनकी लगातार जो है आती रही। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन अचानक जो है एक गुट का उनकी कॉमेडी को लेकर भड़क जाना, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा चीज किया है। जी, सवाल मुझसे ही है या बता दिया था? नहीं, आपसे ही शुरुआती टिप्पणी आपसे ले रहा हूं। जी, देखिए मनोरमा, इसके कई सारे पहलू हैं जिस पर बात होनी चाहिए। एक तो सीधा सीधा है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रसंग है, और यदि इतना तो सहिष्णु होना चाहिए नेताओं को या किसी को भी कि आपका यदि आप पर कार्टून बन रहा है, आप पे बात हो रही है, या इस तरह की कोई कॉमेडी हो रही है, कोई बात, किसी तरह की कोई आलोचना हो रही है, तो इतनी मोटी चमड़ी होनी चाहिए, खासकर सत्ता में बैठे लोगों की, कि वो इसको सहजता से ले सकें, या अपने उसको देख सकें कि जो है उनके भीतर कोई जो सवाल उठ रहा है तो वो सवाल कितना जायज भी हो सकता है। तो ये प्रसंग है। दूसरा, जो शिवसेना जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, उसका निर्माण उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने ही किया है। जो ये नेचर है शिवसेना का, वो विकसित किया हुआ है बाला साहब ठाकरे का। आज उद्धव ठाकरे को ये बात सूट कर रही है, इसलिए अच्छा है। अदरवाइज ये सूट नहीं कर रही होती तो कोई दूसरी बात होती। क्योंकि अभी औरंगजेब के मसले पर उनका स्टैंड वही था, जो हिंदुत्ववादी मारपीट, तोड़ फोड़, ये शिवसेना का पैटर्न रहा है, बाला साहब ठाकरे के जमाने से रहा।
और उनका एक खास टकराव अम्बेडकराइट से ज्यादा रहा, बड़े साझा भी रहा। हालांकि प्रबोधनकार ठाकरे जो है वो प्रोग्रेसिव थे, जो उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, लेकिन ये शैली थी। यहाँ तक कि नामांतर आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई उसमें भी शिवसेना के नाम आए। रमाबाई नगर में जो घटनाएं घटी वो सब सारी चीजों को लेकर के ये माना जाता था इनकी भूमिका थी, रहती थी। तो ये पैटर्न है। अब हुआ ये कि बाला साहब ठाकरे के नेचर के निकले नहीं उद्धव ठाकरे, थोड़ा फोटोग्राफर हैं, थोड़ा अलग मिजाज के हैं, इसलिए शिवसैनिक आगे शुरू में उन पर सहानुभूति उनके साथ आई, लेकिन पॉलिटिकली प्रूव नहीं कर पाए खुद को। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत की जो दावेदारी है वो इनकी है। ठाणे से जो आए शिंदे साहब और डिप्टी सीएम बने, बहुत दिनों तक जब तक ये शेल्टर देने की स्थिति में थे उद्धव ठाकरे तब तक तो ठीक था, लेकिन भाजपा और जो ऑपरेशन हुआ हम आप जानते हैं किस तरह से नेताओं को, यही जो नेता हैं जिन्होंने तोड़फोड़ किया है उन पर भी ईडी और सीबीआई का मामला था, तो इन्होंने शेल्टर पाया जाकर के शिंदे साहब के यहाँ, और अब ये सब कर रहे हैं। तो पैटर्न तो उनका वही है, लेकिन किसी सूरत में ये निंदनीय हरकत है जो किया जा रहा है। आप याद करिए 2012 में, अभी ज्यादा दिन दूर नहीं जाना, इसमें हम लोग भाजपा कांग्रेस में बात करेंगे तो थोड़ा बात बट जाएगी, बात ठीक नहीं होगी। तो हम लोग समग्रता में बात करें और सत्ता की उसमें बात करें, और तब देखेंगे कि भाजपा और उसके जो अनुषंगी संगठन है वो ज्यादा हिंसक, ज्यादा आक्रामक, दूसरों को दलाल, गद्दार, पाकिस्तानी सब कहने वाले लोग ये लोग हैं। औरंगजेब की औलाद आज ही संसद में हुआ है, राणा सांगा की औलाद, औरंगजेब की औलाद, ये सारी चीजें स्तर जो है नीचे जितना गिरना था वो गिरा है। लेकिन तेलंगाना में मार्च महीने में सीएम की आलोचना करने के लिए एफआईआर हो गई 2 पत्रकारों के खिलाफ। सीएम रेड्डी अभी की बात, बिल्कुल जनवरी में हिमाचल प्रदेश में के सीएम के खिलाफ हो गए। ममता बनर्जी वाला किस्सा आप जानते हैं। ये तमाम बीजेपी के जितने राज्य हैं वहां तो वो स्थिति ये है कि आप सीएम को तो छोड़ दीजिए, वहां तो तलवार ही लटका हुआ है हर किसी बोलने वाले के ऊपर, चाहे योगी का राज हो चाहे दूसरे अन्य राज्य हो। तो ये स्थिति है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर लटकता हुआ सीधा सीधा लटका। आप यदि लगे हाथ 2012 का भी याद करा दें, उस दौरान कितने लोगों जो कार्टूनिस्ट थे वो सबसे पहली बार कार्टूनिस्ट के ऊपर हमारे ध्यान में आया था हम लोगों के काल में। उसके पहले जो हुआ आर के लक्ष्मण आदि, वो असीम त्रिवेदी केस था 2012 में, भ्रष्टाचार पर कार्टून बनाने के लिए। तो ये सबको मिला करके देखेंगे तो सत्ता की असहिष्णुता, ये जो चरित्र है पनिश करने का, आपकी आलोचना करने वाला, आप पर व्यंग करने वाला, ये आलोचना है। एक दूसरी बात कि मैं जितना कुणाल कामरा को सुन रहा हूं उसमें थीन लाइन को मुझे लगा कि थोड़ा क्रॉस किया। हो सकता है कि हमारे दर्शकों को भी ये बात नहीं ये लगे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा, मनोरमा आप भी डिजएग्री कर सकती हैं, पैनल डिजएग्री कर सकता है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा थीन लाइन क्रॉस किया गया है। और थीन लाइन ये क्रॉस किया गया कि डिप्टी सीएम या सीएम आप उनकी आलोचना करते हुए गद्दार आदि की बात करते हैं, तो ये आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे में शामिल हो जाना चाहिए। एक पॉलिटिकल भाषा थी जिसके जरिए आप, क्योंकि मैंने पूरी कॉमेडी सुनी और वो सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि शिंदे के नाम तो नहीं ले रहे हैं, उनका बचाव में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको फडणवीस के साथ शामिल बताया जरूर। तो ये बताया है कामरा ने कि हम सीधे सीधे शिंदे की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो तो दब ही गया, पता नहीं वो उसी दिन का वीडियो है बात का, वो है मोदी को तनाशाह कहना। ये ठीक था, ये कायदे से बढ़िया था, वो वाला मुझे हिस्सा बहुत अच्छा लगा। वो तानाशाह कहते हो क्योंकि होता है, तो कहेंगे आप, बात करेंगे। हालांकि एक चैनल पर देख रहा था 1951 में हिटलर कहने के लिए, नेहरू जी को हिटलर कहने के लिए जेल चला गया कार्टूनिस्ट, और सीपीआई से जुड़े हुए संबंध कोई थे वो, लेकिन वो चलिए ठीक है। लेकिन तानाशाह वाली बात और ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही गद्दार का आप बात करते हैं तो जो शिवसेना में घटित हुआ है, जो एनसीपी में अजित पवार को जब गद्दार कहेंगे या किसी तरह से कहें, व्यंग में कहें, जैसे कहें, तो हम शरद पवार का एक साइड ले रहे हैं ना एनसीपी के बंटवारे में। तो ये सब चीजें हुई हैं। तो पूरे समग्रता में देखते हुए मुझे एक बात लगी कि एक तो सत्ता में जो लोग बैठते हैं उनकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। इस तरह के जो हमले होते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। दूसरा जो शिवसेना कर रही है वो बहुत नई बात नहीं कर रही है, वो मुंबई ऐसी चीजों को फेस करता ही रहा है। हम सबको भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब उद्धव ठाकरे के बाहुबली
शिंदे को रोक रहे थे एयरपोर्ट पे जाते हुए, याद करिएगा, बहुत अच्छा सीन लग रहा था। हम लोगों को भी लग रहा था कि चलो साला ये, सॉरी साला मैंने बोला, चलो ये जो है कम से कम लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है, तो एयरपोर्ट पे जाकर के तो अच्छा लगता था। लेकिन वो था क्या, वो तो गुंडागर्दी ही थी। ये पूरा पैटर्न रहा है। अपने यहाँ जो श्याम मानव आए हैं उनकी भी बड़ी, हमने तो कई बार कहानी सुनाई है कि कैसे पूरा शिवसेना ने कहा, यही जो गुजर गए, जो शिंदे के गुरु थे, देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, थाने के बड़े, उनका पोस्टर वोस्टर लगता है, फिल्म बनी है उनपे, तो उन्होंने कहा कि इधर तो आप आने नहीं देंगे श्याम मानव को इस इलाके में, करके देख ले। और श्याम मानव बेचारे क्या कर रहे थे, वो तो कॉमेडी भी नहीं, किसी को गद्दार भी नहीं कह रहे थे, वो प्रबोधन करते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ, कहा कि एकदम नहीं आने देंगे। तो फिर खैर उस समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे और अठबले आदि मिलकर के, और कैसे क्या हुआ, फिर श्याम मानव की कई सभाएं मुंबई में करा दी गई। अब दुर्भाग्य है कि मुंबई में अब वैसी स्थिति भी नहीं है। अब कोई नहीं है जो कुणाल कामरा को पकड़ के घुमा दे कि चलो तुम 50 शो करो, कोई नहीं कर पाएगा। वो स्थितियां भी अब चली गई। मनोरमा जी, हेमंत जी को ज्यादा हंसी आई, आपका जो जवान आपकी फिसली, तो हेमंत जी को ज्यादा हंसी आई, है ना। हेमंत जी, एक ये भी है कि कुणाल कामरा ने कॉमेडी की है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अच्छे दिन को लाया है। कहने का मतलब कि बहुत वोकल थे और अपनी कॉमेडी में इन्होंने हर स्तर को क्रॉस किया था। जब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का समय था, कांग्रेस का जो समय था, उस समय इन्होंने, तो मतलब कि ये जो एक पूरा माहौल बना था कांग्रेस के खिलाफ, उसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें इन कॉमेडियंस का भी बहुत बड़ा योगदान था। कहा ना कि राजू श्रीवास्तव कितना ज्यादा तंज करते थे, और लोग मतलब कि, और कॉमेडी कंटेंट मिलता, सत्ता जो होती, सत्ता के साथ कॉमेडी कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है। अभी के टाइम में ये भी देख लीजिए क्या, मतलब कंटेंट की कमी हो जाती है, क्योंकि एक तरफ में लोग बहुत सेफ साइड में चलना चाहते हैं, लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ करके इस पर कटाक्ष करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो मतलब कि इन पर एक इल्जाम, मतलब कि जो कॉमेडी करते हैं, ठीक है, वो डिसेंट का वॉइस है, लेकिन उसके साथ साथ एक वो भी होता है कि इनका इन्फ्लुएंस गलत, डेमोक्रेसी के लार्जर उसमें देखते हैं, तो फिर वो एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी करता है लोगों को। तो क्या इसके लिए, जैसे हम लोग आपके आंदोलन के समय कहा कि बहुत सारे लोग जो खड़े हो गए थे, जो भ्रष्टाचार बाद में हुआ नहीं, तो वो सारे लोग दोषी हुए ना उस तरह से, जिन्होंने भी उस वक्त में उसका समर्थन किया था। ठीक वही बात। धन्यवाद। ये जो पूरा मसला है, उसको मुझे लगता है कि थोड़ा लार्जर स्केल में देखने की जरूरत है। ये मसला ये नहीं है कि कुणाल कामरा ने कोई थिन लाइन पार की, मसला ये है कि आप पूरे देश में जो कुछ हो रहा है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर कोई कहता है कि मुसलमानों को ही होली के दिन घर में रहना चाहिए, ये क्या है? यह उसी तरह की बात है जिस तरह हम लोगों ने बचपन में देखा है कि उस जब ये सवर्ण सावंती ताकतों का दबदबा था जिन इलाकों में, जहां वहां लोगों को कैसे रहने सहने से लेकर और खाने पीने और नाम तक रखने का बच्चों की आजादी नहीं थी। आप अपने बच्चों का नाम पप्पू, बबलू, डबलू नहीं रख सकते थे, इसको लेकर भी पिटाई हो जाती थी। आप खाट पर नहीं बैठ सकते थे। तो ये जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि फलाने को होली के दिन नहीं निकलना चाहिए, कंटेंट वही है, वहीं से गाइड हो रहे हैं। तो ये असहमति के किसी भी आवाज को ये बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। ये हिंसक और अराजक और तानाशाह लोग हैं। यही इनका एक तरह से आभूषण है। प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू आप सुनिए, कितना वो चिकनी चिकनी बातें कर रहे हैं। आलोचना सुनकर के क्या क्या उनको हो जाता है, उनकी गुदगुदी होने लगती है उनको। लेकिन कभी भी इन गुंडों के बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं, कोई करे शब्दों में इनकी आलोचना तक नहीं करते हैं, इनको हिदायत तक देना मंजूर नहीं करते हैं। आप बताइए, जो जिस हैबिटेट में वो कार्यक्रम हुआ था उसका क्या दोष था? वहां क्यों तोड़फोड़ की गई? वो तो कुणाल कामरा का जगह नहीं है। वो वहां तो सब तरह के कॉमेडियन आते हैं, सब तरह का कार्यक्रम वहां पर शूट होता है। उसको क्यों आपने तोड़ा? आपने एफआईआर भी करवाया। तो जब एफआईआर आपने करवाया तो कानून निपटेगा कुणाल कामरा से, तो तोड़फोड़ क्यों किया आपने? वही फडणवीस आज कह रहे थे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आप कह सकते हैं कि नागपुर में जो हिंसा हुई है
उसमें जो दंगाई है उनसे भरपाई करवाई जाएगी, तो इन दंगाइयों से, इन गुंडों से भरपाई कौन करेगा? तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक आर पार की लड़ाई है, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करना है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना है, कानून अपनी जगह पर और हमारा संघ का कानून, इन लफंगों, इन गुंडों का कानून अपनी जगह पर। आप देख लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, शायद संभवतः गाजियाबाद ही है वो इलाका, जहां की एसीपी की गर्दन दबा रहे थे विधायक, गला दबा रहे थे उस। वो क्या है? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस देश को अराजक गुंडों के हवाले करने की पूरी परियोजना पर काम हो रहा है। राज वो करेंगे और समाज, देश को हाकेंगे ये गुंडे। वो एक संवैधानिक रास्ते से आएंगे, वहां पर सत्ता में बैठने के लिए अलग अलग पदों को सुशोभित करेंगे और समाज में, सड़कों पर, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इस तरह के ये रंगमंच पर ये गुंडे वहां पर नियंत्रण अपना स्थापित करेंगे। ये इस दिशा में जा रहा है। कोई, जो लोग भी थोड़ी उम्मीद जगती है कि जब कोई ये भाजपाई नेता जब कुछ आलोचना के स्वर में कुछ बात करता है, लेकिन अगली पंक्ति में वह अपनी बात को खंडित कर देता है, अपनी पंक्ति में उस पूरी बात की गंभीरता को एक तरह से उसकी हवा निकाल देता है। फडणवीस साहब क्या कह रहे थे, आप जहां के रहने वाले हैं, जहां से जीत करके आते हैं, वहां तो दंगा आप रोक ही नहीं पाए, बल्कि वहां दंगा करवाने में आपके मंत्रियों, विधायकों और आपके नेताओं ने की भूमिका थी। इवन आप भी उसमें एक तरह से उकसावेपूर्ण ही बात कर रहे थे। तो ये क्या कहें? मैं यही कहने आया था कि उनकी भी भूमिका थी, वो भी उनकी बिल्कुल। बातों की। बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री जी को कभी आपने सुना है कि इस तरह की किसी भी घटना, मॉब लिंचिंग की घटना पर, इस तरह के हमले की घटना पर, किसी की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है उस पर आप कभी आपने सुना है कि उन्होंने कोई सख्त हिदायत दी हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप लोग होशियार हो जाइए, सचेत हो जाइए, कार्रवाई करेगी पुलिस? अभी यूपी में बजरंग दल के एक नेता के घर से बारूद और गोला बारूद निकला है, उसके खिलाफ क्या बुलडोजर जाएगा? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? कभी नहीं सुनेंगे कि बुलडोजर जाएगा उसके वहां। तो ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, इन घटनाओं की एक अपनी क्रोनोलॉजी है, इसको एक समर्थन है। जब भैया जी जोशी कहते हैं कि अहिंसा के विचारों की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है, तो सही तो किया है वहां लोगों ने। कुणाल कामरा के खिलाफ ये इन अहिंसा के पुजारियों ने ठीक किया है। अहिंसा के विचारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुणाल कामरा के उस स्थान पर, जहां की उन्होंने अपना वीडियो, उन्होंने पूरा कार्यक्रम शूट किया था, वहां पर उन्होंने जाकर के तोड़फोड़ कर दी। तो ये अहिंसा की रक्षा कर रहे हैं ये लोग भैया जी जोशी के विचारों के अनुसार। तो ऐसे तमाम तरह के अराजक लोग, ये ऊपर से नीचे तक कोई इसमें कोई ये 19 नहीं है, सब 20 और 21 ही हैं। उसमें ऊपर से नीचे तक सारे लोग एक ही तरह से एक्ट करते हैं, चाहे संघ के लोग हों, मोहन भागवत को ले लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, अमित शाह जी को ले लीजिए। अमित शाह जी ने अपना भाषण जारी रखने के लिए संसद में क्या किया? प्रश्नकाल को ही खत्म करवा दिया। ये तो हद हो गई। आज हुआ है कि उनको भाषण देना है तो वो प्रश्नकाल ही नहीं होने देंगे। प्रश्नकाल संसद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है? संसद में कोई बोलता है तो आप उसको बोलने नहीं देते हैं, राज्यसभा में कोई बोलता है तो बोलने नहीं देते हैं, उसमें राज्यसभा के सभापति और संसद के लोकसभा के स्पीकर जो है वो पार्टी बनकर खड़े हो जाते हैं। वो कोई आलोचना करता है सरकार की तो उस पर हिदायत देते हैं। आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं तो कहेंगे नहीं, झूठ नहीं, असत्य बोल रहे हैं। गजब का पाखंड है। क्या मतलब है? ये तो पर्यायवाची शब्द है, झूठ और असत्य। यहाँ हिंदी के विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे, मुझे करेक्ट करेंगे कि ये क्या है, झूठ और असत्य में क्या अंतर है। असत्य बोल रहे हैं ये कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ये संसदीय हो जाएगा, और झूठ कहेंगे तो वो असंसदीय हो जाएगा, वो संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। तो ये जितना ढोंग पाखंड इनका जो है,
ये पूरी तरह से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इनके मन में था कि हिंदुस्तान जब अंग्रेज चले जाएंगे तो यहाँ राजा रजवाड़ों का राज होगा और उसके सबसे सर के ऊपर, सबसे ऊपर पंडित जी बैठेंगे और वही हाकेंगे। तो ये पूरा जो निजाम है वो इनको पसंद ही नहीं था पहले से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से इनको पसंद नहीं था। इनको जब मौका मिला है तो इसको तहस नहस, इसका सत्यानाश करने की ओर बढ़ रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। इतिहास, भूगोल, कुछ भी आप बताते रहिए, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये इनकी कोशिश है कि इस देश में पूरे अराजकतावादियों का राज हो और कहने के लिए एक संवैधानिक लोकतंत्र है, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई राज्यपाल होगा, पुलिस भी होगी, लेकिन पुलिस ऐसे ही लात खाएगी जैसे वो एसीपी साहब का गला दबाया जा रहा था। कोई एफआईआर नहीं हुआ। अब याद कर लीजिए, किसी मुसलमान नेता ने अगर वो हिमाकत की होती, किसी दलित नेता ने हिमाकत की होती, तो आज उसके घर की एक बुनियाद तक उखाड़ दी गई होती। आप कल्पना कीजिए किस तरह झुका हुआ है ये गुंडों के पक्ष में यह पूरा तंत्र। एक पुलिस वाले के घर में आग लगाई गई, उसी यूपी में एक पुलिस वाले संतोष सिंह के की तो हत्या कर दी गई, उनको न्याय मिला आज तक क्या? तो ये जब असहमति के किसी भी, इसको असहमति छोड़ दीजिए आप, जो कोई न्याय संबंधी काम करना चाहता है, कानून सम्मत भी काम करना चाहता है, उसको भी निशाने पर लिया जाता है कि कानून की बात क्यों कर रहा है, ये संविधान के तहत चलने की बात क्यों कर रहा है। कुछ नहीं, वो मुख्य कानून है बस, सब जगह है वो। काम काज से लेकर के आपकी इज्जत प्रतिष्ठा, विधि व्यवस्था से लेकर के ठेका पट्टा, सब जगह, स्कूल कॉलेज सब जगह, सब आप देखे होंगे। अभी आप सब जगह पता चला कि सरस्वती पूजा सभी जगह करवाई गई, अब कहीं पर किसी को इफ्तार करने नहीं दिया गया। अरे किसी हॉस्टल में अगर मुस्लिम लड़के रहते हैं तो क्या वो इफ्तार नहीं कर सकते? तो अभिव्यक्ति के तमाम रूपों पर, आपकी आजादी के तमाम रूपों पर एक तरह से खतरा, गंभीर खतरा है। और ये खतरा इन हिंदुत्ववादियों से, इन अराजकतावादियों से है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र रहे, इस देश में सबका सम्मान किया जाए, इस देश में विमर्श और विचार की असहमति का लोगों को अधिकार मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस उसी तरह का जमाना हो कि कोई आदमी सर उठा के न चले, कोई सीना तान कर न चले, कोई अपनी बात जुबान से कोई जुबान न खोले। जी ठीक है। आपने इफ्तार की बात की तो उसी प्रसंग बस याद आया कि राष्ट्रपति भवन में भी पिछले 3-4 साल से इफ्तार को बंद कर दिया गया है। मस्जिद एक हुआ करती थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी। एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है और जहां पर एक राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी ही पैसा अपना कंट्रीब्यूट करके, इमाम जो रखे गए थे मौलाना, उनके लिए उनको पैसा या सैलरी दिया जाता था और फिर इफ्तार होता था और राजेंद्र प्रसाद की पत्नी भी उसमें हिस्सा लेती थी और काफी देर तक बैठ करके फिर अब्दुल कलाम तक, और ये अब्दुल कलाम थे, वो सबने उस परंपरा को जो है वो ये किया। लेकिन पिछले 3-4 साल से वहां से भी बंद है और लगातार आप देखिए इफ्तार के लिए सारे जो हिंदू त्योहार हैं वो मनाए जा रहे हैं सरकारी, उसमें स्कूल में, यहाँ तक कि कॉलेजेस में, लेकिन इफ्तार को लेकर के ये एक अलग तरह का खड़ा किया जा रहा है। ये उसी फर्क या विभाजन को जो है लगातार सरकारों के द्वारा भी कर। अब प्रफुल्ल कोलखियान सर के पास आते हैं। सर, जैसे अभी एकनाथ शिंदे का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ, लेकिन ये जो इस तरह की आलोचना है कुणाल कामरा की तरफ इशारा करते हुए कि ये सुपारी लेने जैसा है, यानी कि सुपारी लेकर वो बोल रहे हैं किसी की तरफ से, इस तरह का उन्होंने इसको कहा है। एक तो ये है, ये बयान है उसको ध्यान में रखते हुए भी क्या वो, अगर मतलब ऐसा नहीं भी है तो क्या आलोचनाओं को लेकर ये नेता खास तौर पर शिवसेना या भाजपा जो है इतनी सहज रहे हैं, इतने सहज रहे हैं, ये मतलब कि ये तो है ही। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि भाजपा ने एक ऐसी परिपाटी रख दी है कि अब आलोचनाओं को लेकर आगे जो है, मतलब कांग्रेस को हम इससे वो नहीं करे, क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो स्पेस था, कुछ स्पेस था,
वो स्पेस था, तभी इतने सारे कॉमेडियंस उस वक्त थे जो लगातार जो है पॉलिटिकल सटायर करते थे, और कोई जेल नहीं जा रहा था। जेल में जाने के लिए और भी कुछ ज्यादा गंभीर चाहिए होता था, लेकिन कॉमेडियन आराम से जो है वो सारे लोग मिलकर के सारे जिसको मन करे वो मनमोहन सिंह पर चुटकुला बना लेता था और टीवी पर आकर बोलता था तमाम तरह के, इन्हीं सबसे ओपिनियन बना था, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ बना था। लेकिन अब जब भाजपा के पूरे रिजिम में इन सब को लेकर बहुत दमनकारी रवैया है, बल्कि सारे सेलिब्रिटी लोगों में चुप्पी रहती है किसी भी चीज पर रिएक्ट करने में। और उसके बाद से अभी इस तरह का कोई भी तंज या कोई मजाक करना, इस तरह का वो सरकार के खिलाफ अगर है तो लोग देखते हैं कि आपको एक मतलब सिलेक्टिव चुप्पी होती है। तो आगे की सरकार, आगे कांग्रेस भी, अगर अब जैसे हमने देखा तेलंगाना का मामला, कर्नाटक में भी एक दो मामले ऐसे हुए जिसपे सरकार ने तुरंत रिएक्शन लिया। तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, केंद्र में भी आती है, तो भाजपा ने एक उस परंपरा को रख दिया है जिसका उदाहरण लेकर के वो आगे उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मतलब कि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। पिछले टर्म में इन्हीं सब चीजों का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जी पहले सभी को नमस्कार। देखिए मनोरमा जी, नकारात्मक चीजों की बहुत जबरदस्त परंपरा बनने की हमारे यहाँ परंपरा बन गई है। ये नकारात्मकताओं के कैपिटलाइज होने का समय है, पूंजीभूत होने का समय है। तो आपकी आशंका में दम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, हंसी मजाक या हास्य व्यंग युद्ध के मैदान में नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश को युद्ध के मैदान में बदल दिया है, और इसलिए अगर कोई समाज हास्य व्यंग नहीं समझ पा रहा है, उसके अर्थ को उसी अर्थ में नहीं ले रहा है जिस अर्थ में कहा गया है, तो माना जाना चाहिए कि वह मानसिक रूप से और भौतिक रूप से काफी परेशानी में है। दिक्कत के समय में हंसी मजाक लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जो कहा, अगर नहीं कि सिर्फ कामरा साहब की ही बात की जाए, तो उन्होंने जो कहा, नाम वाम तो लिया नहीं, और नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने तरीके से बातों को कहा। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब एक तिनका हो तो बात अलग है, सारे तिनके भरभरा कर गिर गए और हंसी फूट गई लोगों की, वो वीडियो वायरल हो गया। अब ये किसी न किसी मुद्दे को हर बार पकड़ करके अपनाना चाहते हैं। हेमंत सर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर जो एसीपी साहब के बारे में कहा कि अगर किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने अगर एसीपी के साथ वैसा व्यवहार किया होता तो क्या उसे उतनी आसानी से छोड़ दिया जाता। मैं उसमें एक बात और ही भी जोड़ देना चाहता हूँ कि विपक्षी नेता भी अगर कोई किया होता तो भी नहीं छोड़ा जाता। पूरे राजनीतिक दल, हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल है, बिहार में एक समय में निजी सेनाओं की बड़ी चर्चा हुआ करती थी, और वे निजी सेना बड़े गुपचुप रहते थे, लोग जानते थे, आप जैसे पत्रकार तो उनको पहचानते ही थे, लेकिन वह निजी सेनाओं का दौर था, और किनके किनके निजी सेना थे उस पर तो नहीं जाएंगे। अभी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है किसी राजनीतिक दल में। वो जो निजी सेना है, निजी वाहिनी है, योगी आदित्यनाथ जी की अपनी एक वाहिनी है, और वो बना के रखे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने जब ये कहा था, राजनारायण जी भी उसमें थे, कि दोहरी सदस्यता बहुत खतरनाक है, तो उसके मायने आज समझ में आ रहे हैं कि दोहरी सदस्यता का के खतरे क्या होते हैं। आलोचना, क्या आलोचना किए? नागार्जुन ने तो लिखा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मोह में भूल गई बाप को। है किसी की हिम्मत की आज कह दे? और भी बहुत कुछ कहा। बिहार में छात्रों पर जब गोली चली थी उस जमाने में, तो नागार्जुन ने लिखा था, दुनिया भर को पंचशील का पाठ पढ़ाओ, हम पर गोली डंडे बरसाओ, देश को बेच खाते हो, बापू के इस पर फूल चढ़ाते हो। कई बातें, आओ रानी हम ढोलेंगे
पाल की यही हुई है राय जवाहरलाल की। और नागार्जुन कोई ऐसे कवि नहीं थे कि जिनको लोग सुनते नहीं थे या जिनकी बातें नहीं पहुंचती थी। नहीं पहुंचती होती तो हम कैसे अभी कहते। निश्चित रूप से व्यंग, हर किसी के व्यंग का अपना एक तरीका, एक तंज होता है। माता दीन चांद पर हरिशंकर प्रसाद इस देश में हो गए हैं, शरद जोशी इस देश में हो गए हैं, और वो तुलना करते हैं, वो कहते हैं कि मर्यादा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा की बात कहते हैं, और आक्रमण की कोई मर्यादा नहीं है। उसी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आक्रमण, अगर आपको असहमति है किसी से, आपको लगता है कि नहीं आपके मन के माफिक नहीं हुआ है, तो उसको अभिव्यक्त करने की कोई मर्यादा नहीं है। किसी की बात को यह कहना कि ये सुपारी लेकर के किया गया काम है, यह कौन से अभिव्यक्ति है? आप अदालत हैं, आप कोर्ट हैं, कचहरी हैं, क्या हैं आप? कैसे आपने समझ लिया? क्या आपके पास इंटेलिजेंस है कि आपने कह दिया कि नहीं ये सुपारी लेकर के ये काम कर रहा है? आपकी अभिव्यक्ति का स्तर ये है, और दूसरे को आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा की बात कहते हैं। गरीब लोग इस देश में भूख और बेरोजगारी से परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं। इसमें ठीक है, समाज के हर स्तर के लोग हैं, और हर की समस्या अलग अलग है, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात आ भी गई और तो उसमें नाम तो लिया नहीं, और जो छायाभासी कहा उसमें असत्य भी कुछ नहीं है। आप जो गाना चलवा रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, उसमें क्या अभिव्यक्ति हो रही है? बिल्कुल जो मैडम गा रही हैं आदरणीय, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू हिंदू भाई भाई, उसमें के जो कंटेंट्स हैं, क्या कंटेंट्स हैं? अगर आप बोलते हैं अगर आपको राजनीति करनी है तो आप सीधे पार्टी में आए। क्यों? जो पार्टी में नहीं है, जो सत्ता की राजनीति में नहीं है, उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, राजनीति पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। हाँ। यह बात ठीक है कि एक बार जयप्रकाश नारायण जी ने कोई बात कही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उन्हें कहा था कि आप राजनीति में आ जाएं। हालांकि वो जानते थे उनके अपने दूसरे कारण से राजनीति में नहीं जाने के, उनके अपने संबंध भी थे। तो जयप्रकाश नारायण ने जी चिट्ठी लिखी थी। चाह रहा हूँ मैं, उसी आप वाली बात में जोड़ना चाहता हूँ कि यदि राजनीति करने का आपको अधिकार है तो शिवसेना पैटर्न ऑफ राजनीति भी झेलना पड़ेगा आपको। तोड़ फोड़ मार पीट जो उन्होंने किया है, यदि आप राजनीति करेंगे तो आपको उसी स्टाइल का राजनीति मुंबई में मिलता है। हम उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रहा है पुराने दौर से। नहीं, मुंबई में ही क्यों, गद्दार में भी नहीं कर कहेंगे सकते। तो वो अपने हिसाब का गद्दार वाला सिस्टम किया जो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ गलत है। हाँ जी, ये गलत है। इस गलत को हेमंत सर अराजकता की बात बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल जब आए तो अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा, उन्होंने स्वीकार किया कि हम अराजक हैं। अराजक एक राजनीतिक सिद्धांत है, अराजकता है। अनार्किज्म इज ए पॉलिटिकल थियरी। ये अराजकता नहीं, ये हुल्लड़बाजी है, ये सरासर जो है सो जनता के खिलाफ छड़ा गया युद्ध है। इसको ब्रेख्त की भाषा में समझना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये फांसीवाद का वह रूप है जो मैंने कल कहीं कहा था, आपके चैनल पर कहा था, ये आग लगाते हैं, इनको आग से उतना मतलब नहीं होता है। ये धुआं बटोरते हैं और धुआं का व्यवसाय करते हैं। आग से इनको नहीं है, ये चाहते नहीं कि वो जल जाए, धुआं पैदा करना चाहते हैं और स्वार्थ साधना चाहते हैं। विदेशों की चर्चा होती है, अब ग्रोथ की चर्चा हो रही थी, अब वो सब रुक करके इनकी आर्थिक नीतियों की चर्चा हो रही थी। अब चर्चा होती है इस बात की कि कामरा को क्या हुआ, संभल में क्या हो रहा है। तो ये भटकाने, और यही अगर राजनीति है तो इस राजनीति में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, संजीव सर ने कहा था, सभ्यता का सवाल उठाया था। सभ्यता तो फेल करने की दिशा में बढ़ा दिया गया है। जी वक्त काफी मैं भूल, ठीक है। हम मनीष जी के पास आते हैं। मनीष, आज के समय में ठीक है, तमाम चीजें हैं। एक संजीव जी ने कहा कि थिन लाइन क्रॉस किया गया है, लेकिन थिन लाइन तो तभी भी क्रॉस किया था। आज के समय में आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा जैसी आवाजों के साथ खड़ा होना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उसके साथ खड़ा होना है, और ये बहुत जरूरी है कि आज नो इफ नो बट
उन ऐसी तमाम आवाजों के साथ खड़ा हुआ जाए। अनम्यूट करिए। हाँ, 2014 के बाद एक इस मामले में भी एक शिफ्टिंग हुई है। मतलब जो राजनीतिक विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो भी इस तरह का विपक्ष है, नागरिक विपक्ष है, पत्रकार की भूमिका है, या एक बुद्धिजीवी का भी एक विपक्ष की भूमिका होती है, व्यंग्यकार की भी एक विपक्ष की भूमिका होती है। तो आमतौर पर उनके लिए कुछ बोलना, वो कुछ गलत बोलें, कुछ गद्दार बोल दें तभी वो जेल में जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कोई पत्रकार अगर बस्तर की रिपोर्टिंग करेगा तो उसकी हत्या हो सकती है, या कोई पत्रकार अगर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की कोई सूचना दे देगा तो उसकी वो जेल में चला जाएगा, लंबे समय तक उसमें रहेगा। या कोई बुद्धिजीवी अगर संविधान की बात करेगा तो भीमा कोरेगांव उसके साथ हो जाएगा। अगर आप देखिए, तो मेरा ये कहना है कि ये 14 के पहले और 14 के आज की कोई तुलना नहीं की जानी चाहिए। एकदम इस पे एक बड़ी माने ये एक सीमा रेखा खींची जानी चाहिए कि उल्टा ये है कि जो सत्ता के पक्ष में रहते हुए और सत्ता के पक्ष में रहते हुए जो ढेर सारी फोर्सेज हैं, वो जो आप देखिएगा कि वो कौन यादव हैं वहां हाई कोर्ट में, जो वो आरएसएस के कार्यक्रम में चले जाते हैं और वहां वो आराम से हिंदुत्व के पक्ष में आराम से बोल लेते हैं, कोई कार्रवाई उनके ऊपर आमतौर पे नहीं होती है। शेखर उसके अलावा यादव, आप देखिएगा कभी शेखर यादव, या आप देखिए अभी एक जज जो है रेप की एक अलग परिभाषा करते हैं। एक कोई मिश्रा जी हैं जो रेप की एक महिला को टच करना, उसको हाँ वो एक फैसला देते हैं कि उसको उससे अलग कर देते हैं। या मोदी जी बोलते हैं कपड़े से पहचानता हूं मैं, कपड़े से पहचानना होगा। या बोलते हैं कि कोई भैंस खोल ले जाएगा, ये कर ले जाएगा, या इनको मारो, जूते मार, ये फलाने फलाने वो जो बोलते हैं इनके। अभी तो विपक्ष तो इसमें बहुत पीछे है, माने विपक्ष का जितना दायरा है वो तो ये इसी दौर में हो रहा है। ये हम लोगों को समझना है कि ये इस दौर में हो रहा है कि सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द रहने वाला, वो जुडिशरी में हो, वो गोदी मीडिया में हो, जिस भाषा में जो है वो आपके जितने गोदी मीडिया के पत्रकार हैं वो बात करते हैं, या जुडिशरी में कोई जज बात करता है, या नौकरशाही में कोई ऐसा है वो बात करता है। तो आप अगर देखेंगे, या भाजपा के खुद मुखिया ऐसी बात करते हैं, या उसके जो है मंत्री बात करते हैं, तो ये 14 के पहले वाला दौर नहीं है। इसमें ये समझना है कि एक तरफ ये है, एक तरफ जो सत्ता की जो भाषा है उसको बहुत निचले स्तर पर ले जाना, और उसको निचले स्तर पर ले जाना ही नहीं है, उसको बहुत सम्मान भी देना है। जैसे लिंचिंग करने वाले जो है अगर जेल से आते हैं तो उनके साथ जो है उनको माला पहना करके स्वागत किया जाता है। गुजरात वाला जो मसला है उस महिला के साथ और उस परिवार के साथ, आप देखिए वो बाहर आती हैं तो कैसे उनकी रिहाई हो जाती है, उनका वो होता है। तो मेरा ये कहना है कि इसको इस रूप में समझना है कि विपक्ष को तो बोलने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अगर न भी बोले तब भी वो संकट में रहेगा। पक्ष लगातार उसको बोलने की छूट है, पक्ष कुछ भी बोल सकता है, किसी भी स्तर पे बोल सकता है, सत्ता उसको अलग से सम्मानित करती है। तो ये हमको तो लगता है कि अभी देर हुआ है कुणाल के साथ, अभी थोड़ा हमको लगता है इतना बोलने कैसे दिया, ये अभी थोड़ा हमको तो ये भी समझ में आ रहा है कि इतना लंबे समय से बोले जा रहे थे और अभी हुआ। तो ये चूंकि अभी महाराष्ट्र में एक सिचुएशन बदली है, वहां बहुत सीधे अटैक करने का एक स्पेस बना हुआ है, और हमको इस पे ज्यादा मुझको आपसे बात करनी है कि इस पूरे मसले पर, इन सारे मसलों पे आप देखिएगा कि शिवसेना बोल रही है, मतलब संजय राउत बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक कारणों से बोल रहे हैं। कायदे से इस पूरे प्रश्न पे विपक्ष का कोई बयान नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए इन सारे प्रश्नों पे, आप ओवरऑल एक विपक्ष देखिए, ऑल इंडिया विपक्ष देखिए, ऑल इंडिया पॉलिटिकल जो विपक्ष देखिए, उसकी तरफ से आप इतनी चुप्पी क्यों है इस सवाल पे? हमको जहां बार बार मैं जहां देखना चाहता हूं, जहां चीजों को समझना चाहता हूं कि सत्ता का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके सारे तंत्र जो है, जो उसके साथ खड़े हैं, वो गैर संवैधानिक बातों का एक अंबार लगाए हुए हैं, मतलब कलीजे की एक बाढ़ लाई हुई है
उनके बोलने का, वो जुडिशरी से लेकर पत्रकारिता से लेकर के, उनके बुद्धिजीवी से लेकर, उनके पत्रकार से लेकर, उनके मंत्री से लेकर उनके प्रधानमंत्री तक, वो बात समझ में आ रही है। बहुत छोटा दायरा है विपक्ष में जो थोड़ा बोल रहा है, बहुत छोटा दायरा है। उसमें भी एक आप कुणाल कामरा को पहले ही आपने बोल दिया कि आप उसकी वो नहीं है कि वो उनके सारे विचारों के पक्ष में हम नहीं है कि क्या है, लेकिन बहुत छोटा दायरा है जो बोल रहा है, वहां विपक्ष नहीं खड़ा हो रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। संजय राउत खड़े हो रहे हैं, वो दूसरे कारणों से खड़े हो रहे हैं, वो तो औरंगजेब खास कारणों से औरंगजेब वाले प्रश्न के खिलाफ। संजय निरुपम की भाषा कैसी खराब हुई है इस मामले में, किस तरह से उन्होंने, कितना खराब स्टेटमेंट है उनका, शोधों वाली भाषा है। जी जी, मैं बस इतना आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सन्नाटा क्यों है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये पूरे ऑल इंडिया ओवर एक सन्नाटा क्यों है इस पूरे प्रश्न पे। मैं देख रहा हूं कोई बयान नहीं है। मैं जब से देर से अभी संजीव जी से बात हुई है मेरी, मैं पहला प्रतिक्रिया ये देखना शुरू किया कि बयान क्या क्या आए हैं, मैंने इस सवाल पे पॉलिटिकल विपक्ष का बयान क्या है, तो मैं सन्नाटा है। मैं बोल रहा हूं संजय राउत के अलावे वो अपने कारणों से बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये मनोबल कौन बढ़ा रहा है, ये ताकत सत्ता को कौन दे रहा है, ये बहुत ये चुनिंदा मसलों पे। हाँ, उनका भी बयान जो है वो इनके पक्ष में है। वो एनसीपी के एंगल से आया होगा, शिवसेना के एंगल से आया होगा, उन्होंने एनसीपी को भी बोला है ना भाई, तो वो एक दूसरे कारणों से है। मैं महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल महाराष्ट्र की कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, बिहार में राजद की बात कर रहा हूं, मैं स्टालिन की बात कर रहा हूं तमिलनाडु में, मैं केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूं। ये आप देखेंगे कि इस सवाल उसको महत्वहीन बनाए हुए हैं। जो लोग आपकी पार्टी से इतर कुछ लोग अगर बोल रहे हैं, विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष के इतर जो लोग बोल रहे हैं, वो चाहे भीमा कोरेगांव का मसला हो, चाहे आप जो है दिल्ली दंगे का मसला हो, चाहे ये कुणाल कामरा का मसला हो, आप ध्यान दीजिए ना, एक लॉन्ग टर्म राजनीतिक विपक्ष के अलावे जो लोग भी अपने अपने जगहों पे खड़ा होकर के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक विपक्ष उसको अकेला छोड़ रहा है, उसको मरने दे रहा है, उसको जेल में जाने दे रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होने दे रहा है, वो वहां पे नहीं बोलता है। इतनी बात आपसे कहनी। जी, हम विनय के पास आते हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी की बहुत ज्यादा आलोचना की है कुणाल कामरा ने, लेकिन राहुल गांधी ऐसे नेता में से रहे जो बहुत प्यार से मिले उनसे, कुणाल कामरा से, और राहुल गांधी ने बहुत स्पोर्टिंगली लिया उन सारी आलोचनाओं को। आज बोला नहीं है मनोरमा जी, आज बोला नहीं है। लेकिन मैं भारत जोड़ो यात्रा और उसके दौरान की बात समझ रहा हूँ, लेकिन बोला नहीं आज। सबसे मिले थे, समदीश से भी मिले थे, अनफिल्टर्ड जो है, और उसको बीजेपी कितना, वो भी कितना मतलब मजे लेता था, राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स, पप्पू वाली इमेज, इन तमाम चीजों का बहुत मजा लेता था, वो भी, समदीश भी लेता था, और ये कुणाल कामरा भी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन लोगों से बहुत ही मतलब स्पोर्टिंगली लेना जिसको कहते हैं वो था। तो यही सवाल है कि मतलब ठीक है, ये तमाम चीजें हैं, नेताओं का जो अपना इस पे प्रतिक्रिया है वो हम देखेंगे आजकल परसों में क्या आती है। लेकिन अभी जो है डिसेंट की वॉइस को इस तरह से दबाना, ये भारतीय लोकतंत्र में किस तरह का, जो आपको लग रहा है कि इसकी क्या मतलब, लगातार जो है भाजपा और इन सब का कोई भी अगर इस तरह का वॉइस आता है जिसको लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़, मार पीट की धमकी, कहीं चलने नहीं देंगे, मुंह पे काली पोत देंगे, भारत में रहने नहीं देंगे, इस तरह की बातें कुणाल कामरा के लिए हो रही है। तो एक तो थ्रेट भी बन रहा है उस तरह का कि आप पूरे देश भर में जो है, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करें कि कहीं देश में कहीं भी कुणाल कामरा का हम निकलना मुश्किल कर देंगे। तो इस तरह के थ्रेट जो है वो भी ओपनली दिए जा रहे हैं, और इसकी तरफ से कहीं कोई वो भी नहीं है, सत्ता का ही काम है ना कि इस पर जो है वो संरक्षण या जो भी है इस तरह की बात करना, तो और इस तरह के थ्रेट दिए जा रहे हैं। धन्यवाद मनोरमा। जैसे पहले क्रिकेट जेंटलमैन गेम हुआ करता था, वैसे ही लोकतंत्र के बारे में भी है कि इसकी न्यूनतम शर्त है कि लोग जो है वो सज्जन लोग। और देखिए, जब जैसे क्रिकेट का चरित्र बदल गया, वैसे राजनीति का भी चरित्र बदल गया। और ये
उदार आदमी तभी होता है जब वो मजबूत होता है, सह पाता है। और जिनकी नींव कमजोर होती है और वो उदार नहीं हो पाते हैं। देखिए, बहुत सारे कानून जो हैं भारत में, जो प्रेस के खिलाफ जो थे, जिन तो वो पहले से थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, डिफेमेशन बिल है, ये तमाम चीजें कानून थी पहले से, लेकिन उनका इस्तेमाल जो था वो बहुत रेयर केस में होता था। आप देख लीजिए, अब जो डिफेमेशन होता है, 100 करोड़ का डिफेमेशन कर देते हैं लोग। ये जो कुणाल कामरा वाले इसमें जो है, वो फिजिक्स में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। तो क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों इतनी तकलीफ है एकनाथ शिंदे को? इसलिए क्योंकि एक जो आम लोगों में जो भावना है ना, उस कॉर्ड को कुणाल कामरा टच करते हैं। और यही उनको खतरा है कि अगर कुणाल कामरा जैसी आवाजें रही तो हमारी जो छवि बनाई गई है संघर्षशील योद्धा की, जो समाज में कुछ बदलाव के लिए लड़ रहा है, वो पूरी ध्वस्त हो जाएगी। हम दूसरी तरफ में चले जाएंगे, क्योंकि शिवसेना जैसे पार्टियों के जो कार्यकर्ता है या नेता है या उनकी जो इमेज है, उस इमेज में लॉयल्टी जो है वो कोर वैल्यू है। तो शिव सैनिक जो है, उनको जब उनके नेताओं का आदेश मिलता है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करते, कानून की परवाह नहीं करते, पिटाई की परवाह नहीं करते, पुलिस की परवाह नहीं करते। तो ये जो कोर वैल्यू जो उनका लॉयल्टी है ना, उस पे ही आक्रमण है, तो उनकी पूरी जो है वो नींव भरभरा करके गिर जाएगी। दूसरा, मनीष जी ने कहा ही कि 2014 के बाद से जो है सत्ता का चरित्र तो पहले भी बदला था। एनएन वोहरा ने पहले ही कह दिया कि भाई जो है कॉर्पोरेट माफिया और पॉलिटिशियंस के बीच में गठजोड़ बन गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पहले जो था उसमें थोड़ी पर्देदारी थी, खुलेआम आक्रमण नहीं होते थे। अब जो है वो पर्दा जो है हट गया, पर्दे के अंदर कुछ नहीं रहा। अब धमकियां खुलेआम मिलती हैं, हमले भी खुलेआम होते हैं, और जो बयान जो है वो बयान जो है अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से, जो आपका जो लोकेशन है, पॉलिटिकल और सोशल लोकेशन है, उसके हिसाब से, ये खतरनाक बात है। और जो वॉइस ऑफ डिसेंट जो सिविल सोसाइटी से जो आना चाहिए था, ये जो एक हिंसक वातावरण बना है, उसने उस पर बहुत लगाम लगाई है। तो जो कुणाल कामरा जैसे लोग, ठीक है, उनके ऊपर एक आरोप आप लगा सकते हैं कि उनको अपनी सक्सेस के लिए, या वो थिन लाइन क्रॉस करते हैं, वो उनका यूएसपी है कि अगर वो यहाँ पर है कि कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया, तो ऐसे तानाशाह शब्द का ये इस्तेमाल, नाम नहीं लिया, ये कितनी कविताएं लिखी गई है। नहीं, नाम नहीं लिया, इसको मैं कोई डिफेंस नहीं मानता। ये कुणाल कामरा को भी पता है, सुनने वाले को भी पता है। ये सिर्फ टेक्निकल लीगल मामला है कि वो आपके ऊपर केस का बचाव है आपको, ठीक है ना। जब कुणाल कामरा एक मामला आया था कि जिसमें किसी एयरलाइन गो एयर का शायद एम्प्लॉय था, उसने इडियट पीएम लिखा था, तीसरे दिन उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसने किसी भी पीएम का नाम नहीं लिया था, सिर्फ उसने इडियट पीएम लिखा। हाँ, तो ये सिर्फ फिल्मों में ऐसा कानूनी बचाव होता है, क्योंकि वो जो जज जो विवेकाधिकार है ना, वो बहुत माने अधिकार देता है न्यायाधीशों को उसका विवेचना करके कि आखिर उसका मतलब क्या है। जो कॉन्टेक्स्ट, जिसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलते हैं ना, तो वो तमाम चीजें जो वो है। तो और एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वो जो हम होंगे कामयाब के तर्ज पे बना हुआ है, हम होंगे कंगाल, उसमें भी तमाम सारी, हाँ, उसमें भी तमाम सारी चीजें, लेकिन क्यों नहीं कोई गा सकता है ये? क्यों? हाँ, ये इस गाने में ऐसा क्या है? नहीं कोई इसमें देखिए, इस तरह का तो तमाम जो लाइन है, वो जोगीरा सारा रारा में पहले जो जब अश्लील गाने नहीं बनते थे जोगीरा में, तो जोगीरा में तो सब इसी तरह के टेक होते, इसी तरह का तंज होता था। नहीं मनोरमा, हम लोग सब तो जानते हैं ना कि जो
जो अर्थ जो होता है वो अर्थ तो कहे हुए में होता ही नहीं है, उसका अर्थ जो होता है वो संदर्भ में होता है और समाज में होता है। समाज में एक ही चीज जो होती है, एक जगह जो है गाली मानी जाती है, दूसरी जगह गाली नहीं मानी जाती है ना। तो वो तो संदर्भ के आधार पे होता है। हमारे जमशेदपुर में लोग बड़े आराम से साला बोलते हैं, कोई बुरा नहीं मानता है। दूसरी जगह में कोई बोलेंगे तो उस पर लाठी लाठी चल दूसरी जगह जाएगी। सॉरी बोलना पड़ता है, दूसरी जगह सॉरी बोलना पड़ता है। हाँ, संजीव जी ने सॉरी नहीं बोला। बोला था दिल्ली दिल्ली से जो गलत बोला, इसीलिए मनीष जी ने कहा भी, उनका दिल्ली से इशारा वही। जो कुछ जो हमारे मित्र जो दिल्ली गए और दिल्ली लौट करके आए, जो दिल्ली की जो जुबान उन्होंने सीखी, जहाँ बात बात में बहन की गालियां दी जाती है, तो मेरे सामने हुआ कि जो नजदीकी मित्र था, मारपीट की नौबत आ गई। हमने बड़ी मुश्किल से संभाला उसको, बोला यार जाने दो, मैंने वो थोड़ा ज्यादा इंजीनियर हो गया, वो छोड़ो, दिल्ली का उसका हो गया। नहीं, वो अगला आदमी लड़ने को तैयार था, सब ठीक है, लेकिन एक बात बोला क्यों, है ना। तो उसी तरह जो है राजनीति में भी जो है ये जो असहिष्णुता आई है वो खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र जो है, ये जो नई राजनीति आई है ना, जो हमारा जो दो मूल्य जो बताए जाते हैं, जो हमारा सबसे कोर मूल्य है, उसमें सहिष्णुता और करुणा है। आप ये यही बता रहे हैं कि सहिष्णुता हमारी मजबूती नहीं, हमारी कमजोरी है, और इसीलिए हम जो है वो तमाम हमारी कमजोरी हो रही है, हम शिकार हो रहे हैं। ये खतरनाक बात मनोज। जी। लेकिन लॉ ऑर्डर का मामला तो फिर भी बनता ही है कि एक तरफ खुलेआम तौर पर जो है इस तरह की धमकियां मिल रही है, देश में नहीं रहने देने की बात हो रही है, तमाम चीजें। नहीं, आप कितने भी मनोरमा, आप कितने भी आहत हुए हैं, तो कानून तो आपको अपने हाथ में ले ले। आप जब संविधान को मान रहे तो उसके तहत न है, आप उसको नहीं ले सकते। जी, हम लोग 1 घंटा पूरा कर चुके हैं, तो जो है दूसरे राउंड में हम सिर्फ 2 लाइन, अगर 2 लाइन में अपनी बात कह सके आखिर में, मतलब बस एक ही सवाल सबसे रहेगा। जो कुणाल कामरा का ये वाला वीडियो था वो एंड हुआ था, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। ओशो का ये कोट है, यानी कि वहां से जीवन शुरू होता है जहां पर भय की समाप्ति होती है, भय का अंत होता है। तो ये ओशो का एक कोट था जहां से वीडियो एंड हो रहा था। तो यहीं पर ये कम से कम ये तो है, कुणाल कामरा जो है उस भय से आगे जाकर के बात करता है। उस समय भी 2014 से पहले भी उसने कॉमेडी की है, स्टैंड अप कॉमेडी रहा है, उसमें खुद पे भी बहुत हंसना होता है। और क्या कहते हैं, लोग तो अपने माँ बाप पर भी जोक बनाते हैं आजकल, बहुत अलग अलग, ये एक अलग ही जॉनर है स्टैंड अप कॉमेडी का, उसमें है। और उसमें जाकर के पॉलिटिकल और सत्ता पे जो है वो करना, तो अपने आप में एक साहस की बात तो है। तो छोटी छोटी सी टिप्पणी इस वक्त में, मतलब कुणाल कामरा के साथ खड़ा होना, ये मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि ये अभी की मांग है, अभी की जरूरत है, और डिसेंट की वॉइस या इस तरह को मजबूत करना, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की उन तमाम आवाजों के पक्ष में खड़े हो जो एक विपक्ष बनाती है। किससे पूछ रही हैं? आप ही से, ये सभी से सवाल है, दो लाइन की, ताकि हम जल्दी खत्म कर सकें। ड्राइंग के बाद कह रहे हैं कि इनको चुटकुले सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी दिन धीरे से ब्लास्फेमी का कानून आ जाएगा और पूरा अम्बेडकरवादी आंदोलन बैठ जाएगा। इसलिए ये चाहे जितना छाती पीट चुटकुले, तो इनको सुनाना ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने अफगानिस्तान के तालिबान शासन वाला डॉक्यूमेंट्री देखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के आसपास वैसा माहौल हो, इसलिए भगवान हो, सत्ता हो, सबको गरियाओ, क्योंकि इनको उनमें तानाशाह होने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मस्तिष्क जो है मनोरमा, नीतीश कुमार होने के खतरों से भरा हुआ है। और नीतीश कुमार मैं कह रहा हूँ कि डिमेंशिया के हम लोग सब शिकार हो जाएंगे, ये तो तय है। लगातार स्क्रीन पे होते हैं, इतना फ्लश होता है 14 से, यदि 14 से ही केवल रख लीजिए ना, तो इतनी घटनाएं, इतनी, भूल जाइएगा पहलू खान का नाम के बाद दूसरा नाम बताइए तो मुझे नहीं याद आए, जबकि उसमें कितनी घटनाएं थी, जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग भी करते थे, जाते थे, सुनपेड़ की घटना, वहां घटना, वहां घटना, रोज ये।
वहां ये तो इतना इतना चौतरफा ये लोग हैं कि उसमें तो एक चीज आप भी भूल गई मनोरमा, ये वही है बंदा जो जिसको आपने कहा कि इनकी तो ऐसी भाषा नहीं होती थी, इनकी भाषा ऐसी ही होती थी, उसी स्कूल से आए हैं। नाम मैं भूल गया उनका, आप नाम बोलिए जिसके बारे में आपने कहा। आनंद दिघे, आनंद दिघे नहीं, अमन दिघे नहीं सर, दिघे। तो भूल गया था। अभी जो जिन्होंने ये कांग्रेस वाले पहले कांग्रेस में थे, उसके पहले शिवसेना संजय सामना का निरुपम, संजय निरुपम, संजय निरुपम, संजय संजय तो ऐसे ही थे, इरिटेशन पैदा करते थे 2011-12 में। और आप ये तो बाद में आया संबित पात्रा जिसने लेवल को ज्यादा लो अभी तो किया। गुंडों वाली भाषा, बिल्कुल गुंडों वाली भाषा वही में वही जो है वही उसी को मैं याद करा रहा हूँ। प्रतिक्रिया। रवीश कुमार के शो में एक बार रवीश कुमार ने इनको डांटा, उसके बाद एक बार अभय दुबे ने तो बहुत ब्लंटली डांटा था इनको, हाँ, क्योंकि ये ब्लंट बात ही करते थे। अब दौर तो अब आया 14 के बाद जो लेवल लो गया, लेकिन ये थे क्योंकि पैदाइश इनकी परवरिश जो है ना, वो तो शिवसेना से ही आए। शिवसेना खेती ही वैसी है, जो वो कर रही है, वो उद्धव वाला गुट हो चाहे जो वाला गुट हो। आज उद्धव वाला गुट को थोड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये जो हुआ ये निश्चित तौर पे ये खतरनाक है कि आप हमला करवा रहे हैं। इसकी जितनी ज्यादा निंदा की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। लगातार लोगों को पकड़ पकड़ के, आप बताइए ना, आपके घर में आप बैठे हुए हैं, इनकी इच्छा होगी, आप कुछ मत, कॉमेडी की क्या जरूरत है। आपके घर में आपके कंप्यूटर में प्लांट हो जाएगा। और उस प्रहसन को मैं याद करता हूं, मैंने लिखा था नेशनल हेराल्ड के लिए कि भाई कोई नक्सली मूवमेंट को थोड़ा भी समझता हो, वो बताए कि मनोरमा प्रकाश अंबेडकर का नाम सीधे प्रकाश अंबेडकर किसी गुप्त चिट्ठी में लिखा जाएगा क्या? आज तक समझ में नहीं आया। उस चिट्ठी पर हमने लिखा था कि जो है ये क्या है तमाशा। तो इस तरह के प्रहसन ये लोग करते रहे। ये जरूर है कि कुणाल कामरा साहस का प्रसंग है कि वो लगातार वो जो अर्नव के साथ किया उन्होंने, ये जो आज हुआ है, ये सारी चीजें। और ये तो अच्छी बात है ना कि कांग्रेस के समय में भी वो उनको लेकर क्रिटिकल था, अभी भी, यानी सत्ता के पक्ष में तो ऐसी आवाज। देखिए कोई भी हम आप जब बात करें, इसीलिए कई बार मिसफिट भी हो जाते हैं। हो सकता कुणाल कामरा के लिए कोई बोलने नहीं आएगा, जो मनीष जो चिन्हित कर रहे हैं ना, वो उस तरह से लोग नहीं आएगा, क्योंकि कुणाल फिर उस पर भी अटैक करेंगे और करते रहे। इसलिए बहुत सारे लोग शायद नहीं आ पा रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, इफ नो बट देख रहे होंगे क्या क्या हुआ है। मैं एनसीपी का भी देख रहा था बयान, एनसीपी का भी शरद पवार के यहाँ से भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक बस वो प्रियंका चतुर्वेदी का बयान था बस। जी संजीव जी, मतलब नेताओं में बात करूं कि एक प्रियंका चतुर्वेदी का ही बयान मेरी नजरों से गुजरा है और किसी का नहीं गुजरा। वो बयान आया होगा, किसी चैनल पे आया होगा। जी प्रफुल्ल सर कुछ कह रहे हैं। संजीव जी, इसे अटैक न कहें, ये किसी पर अटैक उन्होंने नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर वो राहुल गांधी पर भी करेंगे या किसी भी करेंगे तो कटाक्ष है, अटैक नहीं है। अटैक थोड़ा बड़ा शब्द है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मुझे एक बात ये लगती है कि ये इससे, देखिए इससे छोड़िए इसको क्या कहा जाए, मनोरमा को ही मैं एंडोर्स करता हूँ कि बिना इफ नो बट के कुणाल कामरा के साथ खड़ा होना चाहिए ऐसे प्रसंगों में। मैंने जो कहा थिन लाइन वाला हुआ है सिंधे के मामले में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कह रहे हैं आज की तारीख में ये इस तरह की बात कहने का साहस रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ही सैल्यूट करना चाहिए। और सत्ता का मैंने अभी 14 की बात नहीं याद दिलाई थी मनीष जी, मैंने मार्च और जनवरी की याद दिलाई थी। हिमाचल में और तेलंगाना में दो पत्रकारों का ऐसा हो चुका है। तो ये भी उसके साथ में एक लाइन है। तो सबको तैयार होना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भी तैयार होना पड़ेगा कि यदि आपके ऊपर कार्टून बनता है तो आप कार्टूनिस्टों को थोड़ा सा कर लीजिए, करिएगा तो फिर इन पर कहने में ज्यादा आसान होगा। हम सबको भी लगेगा कि चलो बात की जा सकती है। जी हेमंत जी, आप भी सवाल सबसे एक ही रहेगा, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें कानून तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन गैर कानूनी ढंग से ही सारे कुछ तय किए जाएंगे। कोर्ट तक में जो होगा वो सब गैर कानूनी ढंग से तय किए जाएंगे। वो आपकी केस, आपकी पेशगी सब कुछ होती रहेगी, लेकिन उसके बाद न्याय जो होगा वो दूसरे तरीके से होगा। न्याय करने के लिए कोई दूसरा आदमी उसको निर्देशित करेगा। ये व्यवस्था बनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि उस कमबख्त को पकड़ कर लाओ
उसका उपचार कर दूंगा। ये क्या है? किस तरह का उपचार करेंगे? इनकाउंटर करेंगे, उनको गुंडों से मरवा देंगे, पुलिस से मरवा देंगे? तो ये है न्याय का इनका तरीका। इसलिए आपका इनका संगीत सुम जो विधायक है वो कहता है कि ये हम काशी मथुरा के लिए किसी कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ये मैंने जो कहा कि ये जो जिस खतरे को हम देख रहे हैं वो यही है कि ये सब कुछ रहेगा लेकिन देश अराजक लोगों के हाथ में चला जाएगा। पुलिस भी रहेगी, संविधान भी रहेगा, कानून भी रहेगा, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। इस जज साहब भी रहेंगे, पुलिस कप्तान भी रहेंगे, डीएम साहब भी रहेंगे, मंत्री रहेगा, संसद विधानसभा सब रहेगा, लेकिन न्याय जो होगा ये गुंडों मवालियों के हाथों से तय होगा। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये वह दिन दूर नहीं कि जब आपके और हमारे घरों के ऊपर हमले होंगे और हम लोगों को घर से खींच कर पीटा जाएगा। मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दिन आए, लोगों को घर से निकलकर अपनी रक्षा करने के लिए इन गुंडों मवालियों को मार के भगाने के लिए हथियार उठाना पड़े। ये मुझे लग रहा है। आप कल्पना कीजिए ना कि ये कहां ले जाना चाह रहे हैं, आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। एक विषय आपको और दे रहा हूं हेमंत जी, ये कमेंट पढ़ें, ये आपके लिए, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये चैनल कांग्रेस दलाल है। इनको चलिए, ऐसे लोगों को झेलने के लिए हम लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग कांग्रेस की जितनी आलोचना करते हैं शायद ये नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो हम एक चीज बताते हैं कि एक ही बात को इन्होंने 10 बार लिखा है, बार बार रोज आते हैं लिखते हैं, तो इनको इनकी परंपरा में मैं सलाह दूंगी कुणाल कामरा को 2014 से पहले जाकर के सुन ले, देख ले। नहीं, और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग, ये बताइए कि ये ऐसे जब लोग जब रहेंगे तो इस तरह के तत्व बढ़ेंगे। ये बीजेपी में और आरएसएस में ही नहीं है, बल्कि ऐसे तत्वों की भरमार दूसरे जगह भी है, दूसरी पार्टियों में भी है, दूसरे संगठनों में भी है। जैसे कि ये एक सज्जन है, इनको लग रहा है कि हम लोग कांग्रेस के दलाल हैं, चाहे ये चैनल कांग्रेस का दलाल है। अरे भाई, बात तो कम से कम सुन लिया करो। ठीक है, आपके पास आलोचना हमारी है तो आप आलोचना पेश कीजिए, लिखकर भेजिए। आप तो लिखते ही रहते हैं, एक वन लाइनर मार करके निकल जाइएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो मैं कह रहा था कि जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है वो यही है कि ये पूरा एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन राज इन्हीं का चलेगा, कानून इनका चलेगा। वो कानून जो संविधान से निर्देशित है वो सब नहीं चलेगा। ये रोज प्रूफ हो रहा है। अभी एक लड़का बीएचयू में वहां बैठा हुआ है धरने पर, शिवम सोनकर, 8 बार नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी में उसका नामांकन नहीं हो रहा है। जनरल कैटेगरी में उसको 2nd पोजीशन पर है, वो बीसी उसको बुलाकर सुन नहीं रहा है। आप क्या कौन सा दिन हम लोग देख रहे हैं जी। अभी ये एक और बात मैं कह सकती, अभी बोध गया महाबोधि महाविहार की मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, वहां क्या हो रहा है? कोई अखबार कवरेज कर रहा है क्या? कोई नेता जाकर के उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है क्या? जो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर खोदते हैं और खुदाई करवाना चाहते हैं और करते हैं खुदाई, उनके खिलाफ आप बयान तो देते हैं, उनके खिलाफ लेकिन इसके महाबोधि महाविहार के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्या दिक्कत है? विपक्ष के लोग क्यों नहीं जाते वहां पर? ठीक है, प्रफुल्ल सर आपकी भी छोटी सी टिप्पणी जल्दी से। बस छोटी सी टिप्पणी मैं करूंगा, सिर्फ आपके सवाल का ही जवाब दूंगा कि देखिए, कुणाल कामरा के साथ खड़े होना अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन कुणाल कामरा पर जो आक्रमण हुआ है, जो हल्ला मचाया गया है, उसके विरोध में खड़ा होना हर स्वस्थ नागरिक का कर्तव्य है और दायित्व कर्तव्य उसे पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक डबल गेम भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो आलोचना कर रहे हैं कुणाल कामरा की जो कॉमेडी का देवेंद्र फडणवीस, लेकिन साथ में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी तो हुआ है। तो ये इसको कैसे देखा जाएगा? आखिर महाराष्ट्र पुलिस नहीं तो क्या? पुलिस तो उन्हीं के पास है, ये सरकार के पास है। ये आप तो बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, आप जानती हैं, एफआईआर करके सरकारें और राजनीतिक पार्टियां
अपने ऐसे वीर योद्धाओं का पंजीकरण अपने पक्ष में करा लेती हैं। अगली बार जब उनको कहा जाएगा कि आप फिर कार्रवाई कीजिए, और उनको शरीफ बनने की इच्छा होगी, तो एफआईआर उनके सामने झूलता रहेगा कि ये देखिए आपके पिछले कारनामे तो हैं। ये राजनीति बहुत गजीन चीज है, और हम लोग सीधे संविधान के चश्मे से इसे देखते हैं। हेमंत सर ने बिल्कुल ठीक कहा, अरे विवेक का फैसला होगा, विवेकाधिकार वही तो नहीं है। अगर विवेक ही होता, सिर्फ अधिकार बचा है, तो कैसा विवेकाधिकार। इसलिए एफआईआर इसलिए हुई है कि पंजीकरण हुआ है। ठीक है, जिनका चलिए कभी मनीष जी, नाम नहीं आया होगा उनका नाम आ गया। 40 लोगों के इसमें हुआ है। राहुल कनाल के अलावा जो है 40 लोगों के खिलाफ, पहले तो 19 की बात हो रही थी, फिर अब में पता चल रहा है कि 40 लोगों को किया गया है उसमें। मनोरमा उन सब लोगों का नाम इसलिए लिख लिया गया कि आगे टिकट देने में सुविधा हो। मनीष जी जल्दी से अपनी टिप्पणी करिए। एक तो मैं ये कह रहा था कि लग रहा फडणवीस जी थोड़ा योगी से पिछड़ गए इस मामले में। थोड़ा योगी जी रहते तो ये भाषा उनकी नहीं रहती, वो तो निपट लेने का ही बोलते, तो थोड़ा फडणवीस जी इसमें पिछड़ गए। दूसरी बात मैं बोल रहा था जल्दी से कि ये देखिए 2014 की मैं बात इसलिए कर रहा था कि सत्ता पक्ष के आसपास के पत्रकार, जुडिशरी, नौकरशाही, पुलिस, इस तरह की भाषा 14 के पहले सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं होती रही है। इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ा अंतर है, मतलब एक डिमार्केशन जहां पे है कि सत्ता पक्ष जो है और उसके समर्थन में खड़े होने वाली जुडिशरी, नौकरशाही, पुलिस तंत्र, इस तरह के लोगों का, पत्रकार, इस लेवल की भाषा नहीं रहती थी। ये एक अंतर है। मैं वहां से यहाँ से अलग थोड़ा कर रहा हूं कि वो एक, इसलिए हम लोग को दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि भाजपा और शिवसेना को भी बिल्कुल अलग समझना चाहिए। शिवसेना उसकी एक सीमा है, वो एक फासिस्ट संगठन चाहे भी तो न हो पाएगी, उसके बस की बात नहीं, उसकी हैसियत नहीं है वो कि वो इस तरह की वो आरएसएस जैसा कोई संगठन खड़ा करे और बीजेपी जैसी कोई ताकत हासिल करे, या भारत में कोई हिटलर का नया प्रयोग कर ले, ये उसके बस की बात नहीं। इसलिए भाजपा और शिवसेना में भी हम लोगों को फर्क करना चाहिए। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये 14 के पहले और 14 के बाद में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों दौर को, उसके पहले के दौर को एक नॉर्मल पार्टी के दौर की तरह देखना चाहिए, उसकी सत्ता के दौर देखना चाहिए। 14 के बाद एक फासिस्ट सत्ता है। ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी इस पे हम लोग बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं, इसको इस रूप में देखना चाहिए। दूसरा मैं कह रहा था कि अभी भी मैं बोल रहा हूं कि ये जो महोदय ने जो व्यंग किया है, वो उस व्यंग को लेकर के अब राहुल गांधी ने चाहे जितना उनके साथ बहुत गलभैया की हो, मिले हों, लेकिन अभी तक बयान उनकी पार्टी की तरफ से या किसी भी देश के पार्टी की तरफ से नहीं आना, मैं फिर ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि उनको मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैं इस एंगल से नहीं कह रहा हूं। इस दौर में कहीं भी कोई डिसेंट है, कहीं भी कोई भिन्नता व्यक्त कर रहा है सत्ता के साथ, छोटी सी भी आवाज है, कोई बहुत छोटी सी आवाज है, और कुणाल कामरा तो कोई छोटी आवाज नहीं, बहुत चर्चित आवाज है। मैं तो ये कह रहा हूं बहुत छोटी आवाज है। मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा था, एक हमारे पत्रकार थे मिर्जापुर में, मैं बनारस में रहता हूं, बगल में एक मिर्जापुर पद है, वो मिड डे मील का वो एक्सपोजर कर दिए। उनको बाद में कैंसर हो गया, वो एक अभी नहीं रहे, वो बहुत, आप लोगों ने शायद उनको जानते हो, बहुत चर्चा हुई थी। वो मिड डे मील का एक्सपोजर कर दिए कि पानी और भात खिला रहे हैं, और उनको जेल भेज दिया। और विपक्ष ने किसी ने भी उस पर बहुत उस तरह का कोई बात नहीं। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा ये कहना है कि डिसेंट की किसी भी आवाज, कोई भी डिसेंट है, उस पे विपक्ष का चौतरफा चुप्पी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं फिर आपसे ये कह के अपनी बात खत्म करता हूं। तो ये सिविल सोसाइटी का भी, जब अगर पॉलिटिक्स इसका नहीं सॉल्यूशन कर रही है, तो सिविल सोसाइटी का भी तो एक रोल आता है इस तरह के तमाम। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी के दौर में ये जो दौर है, जो जिसको मैं बार बार बोलता हूं, उसका आप कोई और नाम दे सकते हैं। मैं फासिस्ट दौर बोल रहा हूं, उसका नाम कोई और दे सकते हैं, उस पर मेरा कोई वो नहीं है। मैं कह रहा हूं उसके पीछे जो भी विपक्ष है, अभी जो भी विपक्ष है, उसकी हर ऐसे मसलों पे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्टिव चुप्पी है, सेलेक्टिव बयान है, सेलेक्टिव चुप्पी है। ये मैं अभी भी बार बार देख रहा हूं। ये केवल मैं पॉलिटिकल विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सही नोटिस किया है आपने, और बिल्कुल, और इसको जो भी तमाम लोगों को इसको नोटिस करना चाहिए, इस सिलेक्टिव चुप्पी, और इसको लेकर के आवाज भी मतलब उठनी चाहिए इस सिलेक्टिव चुप्पी पर। विनय, आप एक कंक्लूडिंग टिप्पणी, जो सवाल था वही है, और कंक्लूडिंग टिप्पणी कर दीजिए। नहीं, वही जो आज का जो राजनीतिक वर्ग जो है ना, चाहे वो बड़ा मायोपिक हो गया। विपक्ष भी जो है वो सिर्फ वो चुनावी जीत के हिसाब से बयान देता है, वो जोखिम उठाने के हिसाब से या लंबी लड़ाई के हिसाब से जो मनीष जी ने कहा कि सेलेक्टिव चुप्पी, वो इसीलिए है कि उनको लगता है कि इसका हमें चुनावी नुकसान हो जाएगा। तो ये, और दूसरी बात ये कि लोग जो ग्रास रूट कनेक्ट है उससे कट रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट वाली जो है उससे मुश्किल है। तो वो जोखिम उठा करके किसी भी चीज के पक्ष में नहीं खड़े हो रहे, ये एक खतरनाक बात जी। तो हम लोग अब चर्चा काफी देर, समय से हमारा जो है ना, समय का वो जो सीमा है हमेशा क्रॉस हो जाता है, ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन फिर इसी नोट पर खत्म करते हैं। डिसेंट की वॉइस कुणाल कामरा, या प्रतिरोध की आवाज, एक तरह से विपक्ष की, वो एक सत्ता का विपक्ष अपनी अपनी कॉमेडी से, अपने से वो हमेशा बनाते रहे हैं, और ऐसी किसी भी आवाज का दमन एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना है। लोकतंत्र की जो बेखौफ आवाज है उसको उसका दमन करना है। तो अभी ऐसी सभी आवाजों को एक तो एक सलाम भी बनता है, और साथ में इनके साथ खड़े होने का भी ये वक्त है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम कल फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए स्त्रीका।